प्यारे दोस्तों, आपका इस वीडियो पर स्वागत है। आज हम इतिहास के एक और रोमांचक विषय को लेकर बात करेंगे। ज्ञात होगा कि चंद घंटों पहले ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया। तनातनी तो पहले से ही चली आ रही थी और अमेरिका और ईरान के भी आपस में कुछ संबंध ठीक नहीं थे। ये आप लोग रोज़ खबरों में देखते ही होंगे। इस समय स्थिति बहुत गंभीर है और दुनिया जो है वो तीसरे विश्व युद्ध की कगार पे खड़ी है। तो हमें लगा कि आपको एक वीडियो ऐसा बना के देना चाहिए जिसमें हम ईरान के इतिहास पे बात करें। ईरान का इतिहास क्या रहा, किन किन राजाओं ने ईरान के ऊपर शासन किया, आज उसकी क्या स्थिति है, ईरान इस्लामिक राष्ट्र कैसे बना, उसमें कौन से मुसलमान ज़्यादा हैं, इस पे हम आज नज़र डालेंगे और आप लोगों के सामने कोशिश करेंगे विस्तृत जानकारी रखने की। तो आइए शुरू करते हैं। ईरान, जिसे ऐतिहासिक रूप में फ़ारस के नाम से जाना जाता है, ग्रेटर ईरान के इतिहास का केंद्र है। यानी इसे फ़ारस के रूप में जो है जाना जाता है। यह क्षेत्र अनातोलिया से सिंधु नदी तक और काकेसस से फ़ारस की खाड़ी तक फैला हुआ है। काफ़ी लंबा क्षेत्र है ये क्षेत्रफल के हिसाब से। यह 4000 ईसा पूर्व यानी अभी से करीब करीब समझ लीजिए कि 6000 वर्ष पहले दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक रहा है। ये जो आप सभ्यताएं जब दुनिया की देखेंगे तो इसमें जो हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता सबसे पुरानी गिनी जाती है। कई सभ्यताएं बहुत पुरानी सभ्यताएं हैं, इसी में से ये भी एक पुरानी सभ्यता है, जिसमें प्राचीन निकट पूर्व में एलाम 3200 से लेके 539 यानी 539 ईसा पूर्व जैसी महत्वपूर्ण प्रारंभिक संस्कृतियां भी शामिल हैं। हेगेल ने फारसियों को प्रथम ऐतिहासिक लोगों के रूप में मान्यता दी है। यानी इनको जो है माना गया है कि ये पहले ऐतिहासिक लोग हैं। मेडस ने लगभग 625 ईसा पूर्व यानी आज से करीब करीब समझिए कि 2650 साल में ईरान को एक साम्राज्य में एकीकृत किया। ये मेडस का नाम इसमें आता है। यहाँ हम अभी भूमिका बना रहे हैं और फिर हम दर बाय दर यानी स्टेप बाय स्टेप इसका पूरा विवरण ईरान के इतिहास का हम करेंगे। महान साइरस द्वारा स्थापित अचेमिनिद साम्राज्य ये 550 से 330 ईसा पूर्व अपने समय का सबसे बड़ा साम्राज्य था, जो 3 महाद्वीपों तक फैला हुआ था। इसके बाद सेलूसिड, पार्थियन और सैसेनियन साम्राज्य आए, जिन्होंने लगभग 1000 सालों तक ईरान की वैश्विक प्रमुखता बनाए रखी। यानी विश्व में ये क्षेत्र जो है बड़ा मशहूर था और ऐतिहासिक तौर पे भी ये क्षेत्र बड़ा मशहूर था। ईरान के इतिहास में मैसेडोनियन, अरब, तुर्क और मंगोलों के प्रमुख साम्राज्यों और आक्रमणों की अवधि शामिल है। कई लोगों ने इनके ऊपर आक्रमण किए, ऐसा हम बता रहे हैं, और आक्रमण के बावजूद भी इसने अपनी विशिष्ट राष्ट्रीय पहचान को संरक्षित रखा है। फ़ारस की मुस्लिम विजय ये 633 से 654 यानी इस्लाम आने के बाद, इस्लाम करीब करीब 632 में हजूर की मृत्यु के बाद जब खलीफेट आई तो उसी को इस्लाम के आने का दौर माना जाता है और वहीं से सासेनियन साम्राज्य को समाप्त कर दिया गया। इस्लाम आने के बाद यहाँ पे सैसेनियन शासन को ख़त्म किया गया। इससे पहले यहाँ पे सैसेनियन साम्राज्य था। ये ईरानी इतिहास की एक महत्वपूर्ण परिवर्तन की घटना है और इस्लाम के उदय के बीच पारसी धर्म के पतन का कारण बना।
इस्लाम आने से पहले यहाँ के लोग जो है पारसी थे, और इस्लाम आने के बाद में उन्होंने उन पारसियों को या तो यहाँ से मार भगाया था या उनका मज़हब परिवर्तन करवा दिया था। खानाबदोश आक्रमणों के कारण मध्य युग के अंत और प्रारंभिक आधुनिक काल में कठिनाइयों का अनुभव करते हुए ईरान 1501 में सफ़ाविद राजवंश के तहत एकीकृत हुआ। यानी पहले बिखरा हुआ था और ये 1501 में जो है ये एकीकृत हो गया, जिसने शिया इस्लाम को राज्य धर्म के रूप में स्थापित किया। शिया सुन्नी के बारे में तो आप जानते ही होंगे, और इनका एक लंबा दौर रहा है जिसमें कई खलीफेट आई और कई खलीफेट गई। ईरान एक प्रमुख शक्ति के रूप में कार्य करता था, क्योंकि ये एक औद्योगिक केंद्र भी था और ऐतिहासिक केंद्र भी था, मजहबी केंद्र भी था, जो अक्सर ओटोमन साम्राज्य के साथ मुकाबले में रहता था। इसका ओटोमन साम्राज्य से मुकाबला होता था कि कौन आगे जाएगा। 19वीं शताब्दी में रूस फारसी युद्धों 1804 से 1813 और 1826 से 1828 के बाद विस्तारित रूसी साम्राज्य के कारण ईरान ने काकेशस में कई क्षेत्र खो दिए, यानी रूस ने कई क्षेत्रों पे कब्जा कर लिया। 1979 की ईरानी क्रांति तक ईरान एक राजशाही बना रहा। 1979 से पहले इसमें राजा ही होते थे, जिसके परिणाम स्वरूप एक इस्लामी गणतंत्र की स्थापना हुई। दक्षिणी और पूर्वी एशिया में प्रारंभिक मानव प्रवासन में ईरान के माध्यम से मार्ग शामिल होने की संभावना है, जो विविध भूगोल और प्रारंभिक होमिनिन के लिए उपयुक्त संसाधनों वाला क्षेत्र है। देखिए, यहाँ बहुत संसाधन होते थे और ये बड़ा रिच टाइप का क्षेत्र था। कासफरूद, मस्किद, लाडीज, शेफिडुड, महाबाद और अन्य कई नदियों के किनारे बजरी जमा से पत्थर की कलाकृतियाँ प्रारंभिक आबादी की उपस्थिति का संकेत देती हैं। देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ पे कही गई है कि जो ये पूरी की पूरी जो कलाकृतियाँ जो ये बनाते थे ये लोग, इससे आपको पता चलता है कि ये कितनी विकसित सभ्यता थी। ईरान में प्रमुख प्रारंभिक मानव कब्जे वाले स्थल खुरासान में कासफरूद, सिस्तान में मस्किद और लाडीज, कुर्दिस्तान में सिवाटू, गिलान में गंजपार और दरबंद गुफाएं, जंजन में खलीसे, करमानशाह के पास टेपे गाकिया और इलम में पाल बारिक। ये गुफाओं के मैंने नाम लिए हैं और नदियों के भी हैं, जिनका काल 10 लाख वर्ष पूर्व से 2 लाख वर्ष पूर्व तक का है। देखिए कितनी पुरानी सभ्यता है ये। निएंडरथल से जुड़े मास्टेरियन पत्थर के उपकरण पूरे ईरान में पाए गए हैं। विशेष रूप से जाग्रोस क्षेत्र और मध्य ईरान में कोबे, कलदार, बिसेटून, काले, बोजी, तमतामा, बारवसी जैसी जगहों पर, ये जगहों के नाम हैं। 1949 में सीएस कून द्वारा बिसेटून गुफा में निएंडरथल त्रिज्या एक उल्लेखनीय खोज थी, यानी निएंडरथल त्रिज्या की खोज उनके द्वारा की गई थी। ये हम अभी पत्थरों की बात कर रहे हैं, ये पाषाण युग की हम बात कर रहे हैं कि वहाँ का पाषाण युग कैसा था, उसकी हम बात कर रहे हैं। ऊपरी पुरापाषाण और एपिपेलियोलिथिक साक्ष्य मुख्य रूप से जाग्रोस क्षेत्र से आते हैं, जिसमें करमानशाह और खोरमाबाद में याप्ते गुफा जैसे स्थल हैं। ये गुफाओं के नाम हैं। 2018 में मध्य पुरापाषाण कालीन उपकरणों के साथ करमानशाह में एक निएंडरथल बच्चे का दांत पाया गया था। एपिपेलियोलिथिक काल सी तक फैला हुआ 18,000 से 11,000 ईसा पूर्व में जाग्रोस पर्वत की गुफाओं में शिकारियों के संग्रहकर्ता रहने के प्रमाण प्रस्तुत करता है। देखिए कितनी पुरानी ये सभ्यता है, हम बार बार बता रहे हैं, जिसमें छोटे कशेरुक, पिस्ता, जंगली फल, पौधे और छोटे जलीय जानवरों सहित शिकार और एकत्र किए गए पौधों और जानवरों की विविधता में वृद्धि हुई थी। दक्षिणी प्रारंभिक लौ युग के दौरान ईरानी लोगों के उद्भव से पहले ईरानी पठार ने कई प्राचीन सभ्यताओं की मेज़बानी की थी। प्रारंभिक कांस्य युग में शहर राज्यों में शहरीकरण
और निकट पूर्व में लेखन का आविष्कार देखा गया। ये देखिए, ये हम अब सीढ़ी दर सीढ़ी बता रहे हैं कि क्या हुआ था, और इनकी सभ्यता के जो निशान थे उन हम निशानों को यहाँ पे उजागर कर रहे हैं। दुनिया की सबसे पुरानी बस्तियों में से एक सूसा की स्थापना लगभग 4395 ईसा पूर्व में हुई थी। 4500 ईसा पूर्व में सुमेरियन शहर उरुक के तुरंत बाद पुरातत्वविदों का मानना है कि सूसा उरक से प्रभावित थी, जिसमें मोसोपोटामिया की संस्कृति के कई पहलू शामिल थे। ये देखिए, ये मोसोपोटामिया एक सभ्यता जो बड़ी बड़ी फेमस सभ्यता है, इसका जिक्र यहाँ पे आ रहा है कि इस संस्कृति के कई पहलू इसमें शामिल थे। ये भी एक सभ्यता थी मोसोपोटामिया, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता थी वैसी ही। सूसा बाद में एलाम की राजधानी बनी, जिसकी स्थापना लगभग 4000 ईसा पूर्व हुई थी। एलाम पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी ईरान में केंद्रित दक्षिणी इराक तक फैली एक महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यता थी। इसका नाम एलाम, सुमेरियन और अक्कादियन अनुवादों से लिया गया है। एलाम प्राचीन निकट पूर्व में एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति थी, जिसमें शास्त्रीय साहित्य में इसकी राजधानी सूसा के नाम पर सुसियाना के नाम से जाना जाता था। सूसा का नाम जो है वो अब सुसियाना हो गया था। एलाम की संस्कृति ने फारसी अचेमेनिद राजवंश को प्रभावित किया, और एलामाइट भाषा, जिसे एक अलग भाषा माना जाता था, उस अवधि के दौरान आधिकारिक तौर पर इस्तेमाल की गई थी। एलामाइट्स को आधुनिक लूर का पूर्वज माना जाता है, जिनकी भाषा लूरी मध्य फारसी से भिन्न थी। ईरानी पठार में कई ऐतिहासिक स्थल हैं जो 4000 ईसा पूर्व में प्राचीन संस्कृतियों और शहरी बस्तियों की उपस्थिति का संकेत देते हैं, और जो अब उत्तर पश्चिमी ईरान है उसके कुछ हिस्से कभी कूरा अराक्सेस संस्कृति लगभग 3400 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व उसके ये हिस्सा थे, जो काकेसस और अनातोलिया तक फैले हुए थे। ये क्षेत्रों के नाम हैं। दक्षिण पूर्वी ईरान में जिराप्ट संस्कृति पठार पर सबसे पुरानी संस्कृति में से एक है। जिराप्ट 4000 ईसा पूर्व की कई कलाकृतियों वाला एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है, जिसमें जानवरों, पौराणिक आकृतियों और वास्तुशिल्प रूपांकनों की अनूठी नक्काशी शामिल है। देखिए, पहले के लोग कितने विकसित थे और किस हिसाब से पहले के लोग जो है वो काम करते थे। उनकी जो चीज़ें हैं वो उनके ऊपर जब शोध करते हैं तो बहुत सी चीज़ें ऐसे लगता है कि ये क्या उस दौर में हुई होंगी। ये एक अनोखी चीज़ें हैं। क्लोराइट, तांबा, कांस्य, टेराकोटा और लापिस लाजुली जैसी सामग्रियों से बनी ये कलाकृतियाँ एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संकेत देती हैं। रूसी इतिहासकार इगोर डाइकोनोफ ने इस बात पर जोर दिया कि आधुनिक ईरानी मुख्य रूप से प्रोटो इंडिया यूरोपीय जनजातियों की बजाय गैर इंडो यूरोपीय समूहों, विशेष रूप से ईरानी पठार के पूर्वी ईरानी निवासियों से आते हैं। दोस्तों, ये हमारा पहला वीडियो है और अब हम इसके पार्ट बनाएंगे अलग अलग। तो इसको पार्ट 1 लेके चलिए आप लोग। अब हम पार्ट 2 इसका बनाने जाएंगे। इसके बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंच सके। आप सबका सहृदय धन्यवाद।